वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं अनुज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने पहले मेंशन करना चाहेंगे उन यूज़र्स के लिए जिन्होंने काफ़ी अच्छे कमेंट्स हम लोग को भेजे हैं। काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस कंटेंट को, तो हम लोग उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपके कमेंट से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, एंड थैंक यू। और आपको अच्छा लग ही रहा है तो इसलिए प्लीज़ इसको चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन भेजा है मिस्टर आशु मित्तल ने। राइट। मिस्टर आशु मित्तल कह रहे हैं कि उनकी एज 52 ईयर्स है और उनका 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। उनका म्यूचुअल फंड में अराउंड 37 लाख का इन्वेस्टमेंट है और पीपीएफ में 29 लाख का है। उनका टारगेट 3 करोड़ है। ओके। तो अब वो 10 साल में 3 करोड़ कैसे बनाएं? वैसे वो पोर्टफोलियो रिव्यू भी कराना चाह रहे हैं, बट वो हम लोग बिल्कुल एंड में करेंगे सबके लिए। ठीक है। तो पोर्टफोलियो रिव्यू जो मित्तल साहब कराना चाह रहे हैं या जो और लोग भी कराना चाह रहे हैं, उसको तो हम लोग जैसे तुमने कहा कि एंड में करेंगे जा करके, है ना। कई बार रिपीटिशन हो जाता है तो फिर वो टाइम लगता है। अब इनके पास में जैसा तुमने बताया कुछ 66 लाख हैं पीपीएफ और ये मिला करके, और 3 करोड़ रुपए का टारगेट है 10 साल में। तो उसको हम ये मान लेते हैं मोटा मोटा 66 लाख को भी हम 50 लाख मान ले रहे हैं 1 मिनट के लिए। तो अनदर इनको 2.5 करोड़ रुपए और चाहिए। तो अब अगर 10 साल के अंदर में इनको 2.5 करोड़ रुपए जोड़ने हैं और हम एक प्रिजम्पशन 12% साल का रिटर्न का लेते हैं, तो 1,08,000 रुपए की सिप इनको करनी चाहिए। ओके। लेकिन शायद ये क्वेश्चन जो मैं भी देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से कह रहे हैं कि शायद इनकी कैपेसिटी जो इनको अलाउ कर रही है मंथली सिप पॉसिबल वो 60,000 है, और ये जो 2.5 करोड़ रुपए इनको और जोड़ने हैं उसकी सिप की अमाउंट आ गई 1,08,000 रुपए। तो इनकी लिमिट से बियॉन्ड हो रही है। तो मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अभी 2.5 करोड़ का नहीं 2 करोड़ का टारगेट मान लीजिए। 2 करोड़ का टारगेट मानने में जो इनकी सिप डिज़ायर्ड अमाउंट निकल के आ रही है वो कुछ करीब करीब निकल के आ रही है 86,000 रुपये। तो उधर जो 3 करोड़ का टारगेट है थोड़ा सा कम कर लीजिए, 2.5 करोड़ कर लीजिए। 2.5 करोड़ में 66 लाख आपके पास ऑलरेडी हैं, और उस वजह से फिर आपकी जो सिप करनी है वो कुछ 86,000 आ रही है। आप कह रहे हैं कि 60,000 कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए तो कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा। तो एक तो ये एडवाइस हो गई। एक इन्होंने शायद कुछ अपने खर्चों के बारे में बताया हो, तो जरा वो भी बताइए फिर कि इनके मंथली खर्चे क्या हैं आज की डेट में। इनके जो करंट एक्सपेंसेस हैं 10 लाख पर एनम है। 10 लाख पर एनम है। तो वहाँ भी मेरी जो एडवाइस होगी, बाकी तो ये खुद डिसाइड करेंगे, अभी 66 लाख ऑलरेडी हैं और आपने 2 करोड़ का टारगेट कर लिया तो कुछ 86,000 रुपये की सिप हो गई। अब अगर ये 66 लाख और 2 करोड़ मिला के 2 करोड़ 66 लाख होते हैं, उसको 2.5 करोड़ माने ले रहे हैं 1 मिनट के लिए। तो आज जो 10 लाख रुपए का खर्चा है आज साल का, तो 10 साल बाद बढ़ जाएगा। अभी हम बहुत प्रिसाइज पे नहीं जा रहे हैं, हम मान लेते हैं जो अभी 10 लाख रुपए खर्चा है वो 10 साल बाद 15 लाख हो जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा। ठीक है जी। और आपके इस कैलकुलेशन में आपके पास में 2 करोड़ 66 लाख हो गए, जो हम 2 करोड़ 50 लाख मान रहे हैं। तो अगर 2 करोड़ 50 लाख पे जो उस वक्त आपके पास में जमा होगा 8% का रिटर्न अगर आ रहा है, तो 2 करोड़ 50 लाख पे 8% 20 लाख हो जाता है। तो जो आज आपका 10 लाख का खर्चा है, हमने माना आप 10 साल बाद 15 लाख हो जाएगा, और आपको अगर 20 लाख रुपए मिल रहा है तो आपकी वो मैचिंग हो जाएगी। तो आपने ये 8% क्यों माना है? 8% इसलिए माना है, जैसे हम जब आगे का प्लान करते हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई आने को कितने भी परसेंट ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, लेकिन अगर आपके पास 10 साल का टाइम होराइजन है तो 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रिपीट द वर्ड, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिटायरमेंट के वक्त आपके पास वो प्रोसीड्स हैं। सो
उस वक्त आप थोड़ा सा और ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाएंगे और हो भी जाना चाहिए। तो रिटायरमेंट के बाद जो आपके पास पैसा है, मान लीजिए 200 रुपये है सिंपल रखने के लिए, तो आप 100 रुपये तो अच्छी इक्विटी स्कीमों में डाल के रखिए। ऐसा मत कीजिए कि पूरा आपने अपना पैसा एफडी में डाल दिया। तो मैंने माना कि अगर 200 रुपये आपके पास में है, ये एग्जाम्पल के लिए 200 रुपये की बात कर रहे हैं, तो 100 रुपये तो आपने इक्विटी में डाल दिया और 12% मिल रहा है, 12 रुपये। और 100 रुपये आपने समझो कि बैंक एफडी में डाल दिया या एक बहुत ही कंजर्वेटिव डेट फंड में डाल दिया, उसमें हम खुद ही कंजर्वेटिव हो गए, 4% मान लिया। तो एक 100 रुपये पे 12% और एक पे 4%, दोनों को जोड़िए कितने हो गए? 16%। 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया? 8%। तो एक तरीके से ये निकल के आ रहा है कि आप अगर इस 66, ये 66 लाख भी तो कमाता चलेगा अगले 10 साल तक, ये भी तो आपका 1 करोड़ तो कम से कम हो जाएगा। तो आप 2 करोड़ एक्मुलेट, अनदर 2 करोड़ एक्मुलेट करने की एक्सरसाइज कीजिए, 85-86 हज़ार रुपये की SIP कीजिए। तो मेरे ख्याल से जो इनकी प्लानिंग है वो काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। ये मेरा जवाब होगा इस पर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है डॉक्टर ब्रजेश पवार जी ने। उन्होंने पूछा है कि किस तरह की सिप वेल्थ बना सकती है, डेली या मंथली? देखिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। डेली का तो ऑप्शन ही बहुत कम लोग देते हैं एज सच। शायद जियो अभी शुरू कर रहा है और एक आध लोग ही होंगे। और डेली सिप करना ज़रा मुश्किल वाला काम है, तो बहुत फ़र्क नहीं आएगा। किसी में थोड़ा सा फ़र्क ऊपर में आ जाएगा और किसी में थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो इसलिए मंथली ही रखिए, वही प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो मंथली सिप पे ही फोकस कीजिए, ये मेरा मानना होगा। ये क्या ये मान सकते हैं कि डॉक्टर साहब हैं तो उनकी रोज़ फीस आती होगी, तो शायद क्या इस टर्म्स में उन्होंने पूछा होगा? हो सकता है कि भाई रोज़ आ रहा है। लेकिन अब देखिए, सिप में क्या है कि अब आप सिप का मैकेनिज्म अगर समझें तो सिप कैसे होता है। सबसे ज़्यादा सूट करता है जिनकी रेगुलर पीरियोडिसिटी पे रेगुलर इनकम आ रही है। वो किसकी आती है? वो सैलरीड क्लास की आती है। 50,000 रुपये सैलरी आती है, 15,000 रुपये की सिप है, और आपने एक ही बार फॉर्म भर दिया, मैंडेट साइन कर दिया, डेट डिसाइड कर दी, महीने में 10 तारीख, मान लीजिए आपकी सैलरी 5 को आती है, तो आपने 10 तारीख डिसाइड कर दी। अब हर महीने जैसा आपने मैंडेट दिया हुआ है, 10 तारीख को हिट करेगी और आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा निकल जाएगा। तो अगर इस एग्जाम्पल को जो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए डॉक्टर साहब हैं, तो अब रोज़ कितनी फीस आएगी पता नहीं। रोज़ फिर वो बैंक में जमा होगी, कुछ कैश में आएगी, कुछ आजकल सब UPI वगैरह से आती है। तो वो सब प्रैक्टिकली बड़ी दिक्कत की बात है। डॉक्टर साहब अगर मेडिसिन के डॉक्टर हैं तो वो उनके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मंथली पे ही रखें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाह रहे हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, तो उस स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड से फिर चेक कर लें कि क्या वो फोर्टनाइटली का भी ऑप्शन देता है या वीकली का देता है। सब नहीं देते हैं, वो चेक कर लें। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़े, सिप ही कीजिए, मंथली कीजिए, रिटर्न बनता सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रशांत जी ने। ये पूछ रहे हैं कि जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स का और उनकी स्कीम्स का AUM बड़ा होगा, तो क्या फंड मैनेजर्स को प्रॉब्लम आएगी रिटर्न जनरेट करने में? हाँ ठीक है, क्वेश्चन वैलिड है कि क्या बड़ा फंड साइज हो तो दिक्कत आएगी, छोटा हो तो कम आएगा। देखिए, इसका हम लोगों ने कुछ कॉन्क्रीट बेसिस पे निकाला रिटर्न। तो हमने एग्जांपल ले लिया कि भाई अगर किसी का 5,000 करोड़ का फंड साइज है, तो ये किस फंड का निकाला ये स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। तो हमने उन स्कीम का नाम लिखा, उनका जो AUM है वो लिखा और उनका 3 साल का रिटर्न। तो 5,000 करोड़ का जो फंड साइज है उसका रिटर्न 3 साल में 23% करीब आ रहा है। जिसका 10,000 करोड़ है उसका स्कीम का नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, 34% आया। जिसका 1 लाख करोड़ है उसका 25% आया। 5-6 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पे। उससे कोई इन्फरेंस नहीं निकल रहा है।
क्योंकि जैसे इसमें भी आपको कहीं कम दिख रहा है, कहीं ज़्यादा दिख रहा है, बट उनकी कैटेगरी चेंज है। तो अब अगर मिड कैप है तो उसकी कैटेगरी चेंज है, उसका रिटर्न ज़्यादा दिखेगा, लार्ज कैप है तो कम दिखेगा। तो एज सच मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क ये होगा, फंड साइज से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2-4-5 साल के बाद में अगर और बड़े बड़े फंड साइज हो जाएंगे स्कीम्स के, तब देखा जाएगा। अभी फंड मैनेजर को एज सच फंड साइज की वजह से कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है। राइट। तो अभी हमारी भी एक तरह से ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारा अभी भी शायद म्यूचुअल फंड का इतना बड़ा साइज़ नहीं हुआ है कि हमारे वी आर रनिंग आउट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये हम लोग बाहर के टर्म्स में सुनते हैं कि यूरोप वगैरह में ऐसा होता है, यहाँ पे अभी वो सिचुएशन दूर दूर तक नहीं है। सिचुएशन नहीं निकल के आ रही है। आप देखिए जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1 लाख करोड़ का AUM है, 3 साल में 25% का रिटर्न दिया है। और SBI का मल्टी कैप है जो 20,000 करोड़ है, उसने 22% का रिटर्न दिया है। तो इसलिए फंड साइज से कोरिलेशन करना मुश्किल है जरा। तो फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी, उनकी जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर मनप्रीत सिंह जी ने। वो उनकी एज 47 ईयर्स है और वो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, SIP कर रहे हैं। 5-6 स्कीम्स में वो 1,000 रुपये की SIP कर रहे हैं, तो ये मान लें 6,000 रुपये की SIP हर महीने जा रही है। अब उनका जो टारगेट है वो है 75 लाख का कॉर्पस वो एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब वो पूछ रहे हैं कि ये कितनी SIP करनी होगी, कितने साल करनी होगी, ये एक तरह से सवाल है, ये क्वेश्चन। ठीक है। तो हम क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इनकी एज है 47, ये तो इन्होंने बताया है, ये प्रिज्यूम नहीं कर रहे हैं, और प्रिज्यूम कर रहे हैं कि रिटायरमेंट एज 60, तो इनके पास में 13 साल है, अर्निंग पीरियड 13 साल का है, 75 लाख रुपए का टारगेट है। तो 13 साल के अंदर में वही 12% का हम जो रिटर्न प्रिज्यूम करते हैं, इनको कुछ 20,000 रुपये की महीने की SIP करनी चाहिए। अब अगर ये 5 या 6 फंड, जैसे 6 फंड इन्होंने लिखा है कर रहे हैं, तो 20,000 में इस 6,000 को हटा दें। अभी शुरू किया है 2023 से, तो एक तरीके से 6,000 वो SIP का चलता रहे, 14,000 रुपये और शुरू कर दे, तो 13 साल बाद जा करके इनको 75 लाख रुपए का टारगेट हो जाएगा। ये हमने प्रिज्यूम कर लिया। अब अगर ये कहते नहीं हमको थोड़ा जल्दी करना है, तो फिर SIP की अमाउंट बढ़ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि 20,000 रुपये की SIP करनी चाहिए, 6,000 रुपये की कर रहे हैं, 14,000 रुपये की और शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं मिस्टर आरव शर्मा जी। वो कह रहे हैं कि जब वॉर लाइक सिचुएशन है अगर इंडिया में, वर्ल्ड में, तो उसको देखते हुए क्या पैसा निकाल लेना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। देखिए वॉर लाइक सिचुएशन तो ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है। इधर देख भी रहे हैं पिछले 1 साल से कुछ ना कुछ हो ही रहा है, जब से एटलीस्ट यूक्रेन वाला शुरू हुआ था, कि क्या हो। अभी एकदम से रिसेंटली इजराइल का शुरू हो गया, ईरान का शुरू हो गया, फिर US भी आ गया, फिर सीज़ फायर हो गया, ये सब चीज़ें हैं। इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में अपने एक पिछले एपिसोड नंबर 56 में डिस्कस किया था। तो उसमें 4-5 मिनट हमने डिस्कस किया, उसका टाइम भी हम आपको बता रहे हैं, 3 मिनट 23 सेकंड पे है। तो आप ठीक समझें तो एपिसोड नंबर 56 को जाके देखें, 4-5 मिनट का डिस्कशन है, उसका हम डिस्क्रिप्शन आपको दे रहे हैं, तो वो भी है। हाँ, अब कंक्लूडिंग रिमार्क भी बता दे रहे हैं, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप SIP के इन्वेस्टर हैं और कम से कम 8 से 10 साल के हैं। रिटर्न का फ़र्क पड़ सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपने जब शुरू किया और मिड ऑफ वॉर था, यानी सब क्रैश हो चुका था, तो क्या होगा, शेयर प्राइस भी कम होंगे, NAV भी कम होगी, और वहाँ से आपने शुरू किया तो आप कम NAV पे ले रहे हैं, 10 साल बाद आपका रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा। किसी ने 3 साल पहले से शुरू किया हुआ था तो उसने हाई पे लिया था, वॉर की वजह से नीचे आया और फिर गया। ये तो होगा, क्योंकि हम और आप वॉर कौन सा शुरू होगा, कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोग गलती कर जाते हैं। वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो हम अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, और यहाँ पे पूरी थीम हम लोग सिप की ही बात करते हैं, सिप बंद कर देते हैं और मार्केट गिरता जा रहा है और आपने सिप बंद कर दिए।
आपने बंद कर दी, कुछ दिन बाद मैंने बंद कर दी, कुछ दिन बाद इन्होंने बंद कर दी, और ये हम सब लोग गलत कर रहे हैं। उस वक्त ही तो शेयर प्राइस कम हो रहा है, एनएवी कम हो रही हो, तो लेने का टाइम है। इसलिए वॉर लाइक या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे भी हम लोगों ने कोरोना में देखा था, सिप को चलते रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो आपका मुकद्दर है कि आप कर्व में कहाँ पर एंटर किए हैं, वो तो अलग बात है। कोरोना के पीरियड में मार्च 20 से मार्केट बिल्कुल नीचे आ गया था। अब कोई या तो बहुत होशियार था या कोई बहुत इग्नोरेंट था, मैं दोनों ही बातें करें, उसने वहाँ जाके पैसा लगा दिया अप्रैल 20 में, मई 20 में, जून 20 में, उसका तो बम्पर प्रॉफिट आ गया। वो सब छोड़िए, सिर्फ चलते रहने दीजिए, कुछ परेशान मत होइए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्टडी विद सर जी, यूट्यूब चैनल है। उन्होंने पूछा है कि ये इंडेक्स फंड कैसा होता है। तो ये रंजीत कुमार ठाकुर जी हैं हाजीपुर से, उन्होंने पूछा है। तो आई गेस हम लोग का आंसर अब ये होगा कि सिर्फ इंडेक्स फंड भी बहुत तरह के होते हैं। इंडेक्स फंड कोई एक तरह का नहीं होता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50, निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप। तो स्पेसिफिक पूछें कि किस कैटेगरी का ये इंडेक्स फंड डिस्कस करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि इंडेक्स फंड की भी रिस्क प्रोफाइल अलग हो सकती है, उसके रिटर्न्स डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 अलग होगा, मिड कैप 150 अलग होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रंजीत जी से कि नेक्स्ट टाइम कौन सा इंडेक्स फंड वो चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें, तो वो मेंशन करें और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राहुल सिंह जी ने। वो कह रहे हैं कि वो सीनियर सिटीज़न हैं, या सीनियर सिटीज़न के लिए वो रिकमेंडेशन पूछ रहे हैं। 5 से 7 साल का होराइजन है, और वो टोटल जो उनकी सेविंग्स हैं उसका अराउंड 20% म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अराउंड 10 to 20 lakhs। तो क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, दो चीज़ें। एक तो हम इन जनरल रिकमेंड करते हैं कि एसआईपी के मोड से जाइए और कुछ 8 से 10 साल का टाइम रखिए। थोड़ा कम भी हो जाए तो चलेगा, बट साल 2 साल 3 साल मत रखिए इक्विटी के लिए, और एसआईपी मोड रखिए। अब आ जाते हैं इनके स्पेसिफिक क्वेश्चन पे। ये 5 से 7 साल का होराइजन कर रहे हैं, तो ठीक है, हम 8 से 10 साल करें, आप 7 साल को 7 से 8 मान लीजिए, दैट इज़ ओके। 10 से 20% करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए 10 से 20 लाख, अमाउंट इनकी कॉल है, ठीक है। अब ये सिप पे करें कि लमसम पे करें, इनका ये सवाल है। अब चूंकि ये सीनियर सिटीजन हैं, तो मैं प्रेज्यूम कर रहा हूँ कि ये पैसे इनके पास में होंगे। हो सकता है रिटायर होके आए हों और एकदम से 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, डिपेंडिंग जैसा भी होगा वो पैसा आया होगा। और मान लीजिए 1 करोड़ आया होगा, तभी लग रहा है कि 10 से 20% यानी 10 से 20 लाख रुपए करें। अब अगर लमसम ही आया है तो फिर तो सिप का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं रह गया। आप 7 से 8 साल अगर मान रहे हैं तो आप लमसम भी कर सकते हैं। तो क्या ये जैसे अपनी टोटल सेविंग्स का 10 to 20% इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या इसका ये मतलब हुआ कि अराउंड 80% ये होता है एफडी या गोल्ड या किसी और उसमें ले जा रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो? प्रिज्यूम कर सकते हैं हम लोग। तो अब इस प्रिजम्पशन के बेसिस पे जो मेरा सजेशन इनको अब स्पेसिफिक होगा, आप कह रहे हैं कि 20%, हम उसको क्वांटिफाई कर देते हैं। हमने मान लिया आपको 1 करोड़ रुपए मिला, उसमें से 20 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और 80 लाख रुपए आप एफडी में करने जा रहे हैं। दिस इज आवर प्रिजम्पशन। तो जो 20 लाख रुपए या 20% है वो आप इक्विटी में डालें, बट थोड़ा सा, ये हम स्क्रीन पे आपको दिखा भी देंगे, आपको दिख भी रहा है, थोड़ा सा उसको डिवाइड कर दें। आधा पैसा डालें एक्टिव फंड में, आधा डालें पैसिव फंड में। पैसिव मतलब इंडेक्स फंड। तो अगर मैं 20 लाख का एग्जाम्पल ले लूँ, हम उसी हिसाब से ही वर्किंग बना के दिखा भी देंगे ताकि इनको और क्लियर हो जाए। 20 लाख में आपने क्या किया, 10 लाख डाला एक्टिव फंड में, 10 लाख डाला पैसिव फंड में। 10 लाख जो पैसिव फंड में डाला उसमें क्या किया आपने, आधा डाल दिया निफ्टी 100 में और आधा डाल दिया निफ्टी मिड कैप 150 में, हो गया। 10 लाख जो एक्टिव जाना है इसको आप 1/3 ईच कर दीजिए। 1/3 ईच में क्या करें, एक लार्ज एंड मिड कैप का अच्छा फंड उठा लीजिए, एक फ्लैक्सी कैप का अच्छा फंड उठा लीजिए और एक
डिविडेंड यील्ड का उठा लीजिए। अब वो 10 लाख का 33% कर दें या 30%, 30%, 40% कर दें, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये 20 लाख का हो गया जहाँ पे आप लमसम की बात कर रहे हैं। अब बचा अभी 80 लाख, जो इन्होंने सवाल हमसे नहीं पूछा है, बट हम सजेशन दिए दे रहे हैं, बाकी तो फिर आप अपने पैसे के मालिक हैं और आप अपने डिसीजन के भी मालिक हैं। उस 80% को हमने एक एपिसोड में डिस्कस किया था, वो भी अब हम स्क्रीनशॉट डाल दे रहे हैं, जिसमें कि आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड में डालिए। ये वो फंड है जिन्होंने अपना पूरा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज में डाला हुआ है, तो आपकी बैंक एफडी से ज़्यादा ही सेफ है, तो वहाँ पे लिए जाइए उसको। अगर आपका उसमें कुछ फ्लक्चुएशन का मन नहीं हो रहा है, इक्विटी का मन नहीं हो रहा है, तो आप केवल वो कर दें। उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है क्योंकि उसमें दो तरह की रिस्क होती है, प्राइस रिस्क और क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी आप कहें साहब डूब जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ट्रेडेड होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से थोड़ा सा मूवमेंट होता है जो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि रिटायरमेंट का पैसा आया है, 5 से 7 साल 8 साल की बात कर रहे हैं, तो टू कंक्लूड 80% पैसा जो इन्होंने सवाल हमसे नहीं पूछा है उसका सजेशन ये है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 2-3 अच्छे हैं, देख लें। और 20% जो इन्होंने सवाल पूछा है उसको हमने इक्विटी में इस तरीके से बता दिया, एक्टिव और पैसिव करके। इस भी ना क्लियर हो तो फिर आगे सवाल पूछेगा, आगे हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पवित्र मोहन मोहंती जी ने। ये कह रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज इन म्यूचुअल फंड। तो आई बिलीव ये जो एक्सरसाइज है ये उसी के लिए ही हो रही है। फिर उसके बाद ये भी पूछ रहे हैं कि कौन सी फ्लेक्सी कैप स्कीम अच्छी है। तो उसका आंसर है कि एपिसोड देखते रहिए, एंड में हम लोग हर कैटेगरी को डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभय शाह जी ने। ये कह रहे हैं कि सर बेस्ट SWP म्यूचुअल फंड स्कीम। ये क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा डिटेल में लिख के पूछें कि एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं। SWP तो एक मैकेनिज्म होता है। हाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर अर्णव ओझा जी ने। वो पूछ रहे हैं कि सर हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। तो जैसे यही तरीका है, यूट्यूब के कमेंट्स में मेंशन कर दें तो वो क्वेश्चन हम लोग पूछ लेंगे। उसके बाद ये चैनल का नाम है महा पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि चैनल इज़ गुड, साउंड क्लैरिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग ने उस पर काम किया है। आई होप कि इस एपिसोड की साउंड क्वालिटी आपको बेटर लगेगी, और जैसी लगे प्लीज़ फिर से फीडबैक दीजिए, विल अप्रिशिएट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जितेंद्र कुमार जी ने। तो अगेन ये 2-3 स्कीम्स इन्होंने मेंशन की हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सी बेस्ट है। तो अगेन आंसर यही होगा कि हम लोग एपिसोड के एंड में उसे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे इनको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हम इस डिस्कशन को यहाँ पॉज कर रहे हैं, ये कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग वो नेक्स्ट एपिसोड में ले रहे हैं, और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।